तो दोस्तों आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं जो कि है सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी कोर्स फ्रॉम एनआईयूएस। ठीक है, क्लास 10th और 12th कैसे जो है की जाती है एनआईयूएस के अंदर, क्या क्या उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहता है, कौन कौन से सब्जेक्ट हमें मिलते हैं, किस डेट पे हमें एडमिशन लेना होता है, साथ में फ़ीस कितनी होती है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं और एक इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन एडमिशन के लिए। तो मतलब ये समझ सकते हैं हम कि आज हम जो है पूरे एडमिशन प्रोसेस के बारे में बात करने जा रहे हैं। अगर कोई ऐसा लर्नर जो कि इंटरेस्टेड है एनआईयूएस में आने के लिए, वो एनआईयूएस से 10th करना चाह रहा है या फिर 12th करना चाह रहा है, जो कि 10+2 11+12 दोनों होती है, तो वो कैसे एनआईयूएस से कर सकता है, क्या क्या उसे सब्जेक्ट मिलते हैं, ये सब जो है आज डिटेल में जो है इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ। ठीक है, अगर कोई इंटरेस्टेड ऐसा लर्नर है जो इन दोनों में एडमिशन लेना चाह रहे हैं, दोनों क्लास में एनआईयूएस के अंदर से वो कॉरेस्पॉन्डेंस से पढ़ना चाह रहा है, तो ये वीडियो उसके लिए यूज़फुल है। और उससे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को वो एंड तक देखे, उसे सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में जो है मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। भाई सबसे पहले समझ लेते हैं कि क्या है ये सेकेंडरी कोर्स, क्या है ये सीनियर सेकेंडरी कोर्स। देखो भाई, जो सेकेंडरी कोर्स है हमारा वो इक्विवेलेंट है 10th के लिए। जिसको 10th क्लास करनी है वो सेकेंडरी कोर्स ऑप्ट कर सकता है एनआईयूएस के अंदर। ठीक है, 10th को जो है सेकेंडरी कोर्स बोला जाता है। और जो हमारा सीनियर सेकेंडरी कोर्स है वो इक्विवेलेंट है 12th के लिए। 12th ना बोल के इसे 10+2 बोले वो ज़्यादा बेहतर रहेगा, जिसके अंदर 11th और 12th दोनों आ जाएंगी। तो जिसे एनआईयूएस से 10th करनी है तो वो सेकेंडरी कोर्स ले ले, जिसे एनआईयूएस से 11th 12th दोनों साथ करनी है यानी कि 12th करनी है तो वो सीनियर सेकेंडरी कोर्स ले सकता है। सेकेंडरी कोर्स इज इक्विवेलेंट टू 10th स्टैंडर्ड, 10th स्टैंडर्ड की तरह ही है। ठीक है, जिसमें आई थिंक मेरे हिसाब से 9th + 10 दोनों का सिलेबस होता है। यू कैन चूज सब्जेक्ट फ्रॉम द स्कीम ऑफ स्टडीज़, जो कि मैं आगे बताऊंगा कि कौन कौन से सब्जेक्ट आपको स्कीम ऑफ स्टडीज़ में ऑफर किए जा रहे हैं और कौन कौन से आप ले सकते हो। You will be required to successfully complete a minimum of 5 subjects with at least 1 language or at most 2 languages which is compulsory for certification। देखिए भाई, यहाँ हम बात कर रहे हैं सेकेंडरी कोर्स के लिए। अगर आपको सेकेंडरी कोर्स यानी कि 10th करनी है एनआईयूएस के अंदर, तो कम से कम आपको 5 सब्जेक्ट में पास होना ज़रूरी है। 5 सब्जेक्ट पास करने ज़रूरी हैं, मतलब मिनिमम आपको इसमें 5 सब्जेक्ट लेने ही लेने, उससे कम आपको मिल नहीं सकते, जिसमें से कम एक लैंग्वेज होनी चाहिए, एटलीस्ट 1 लैंग्वेज होनी चाहिए। लेकिन आप ज़्यादा से ज़्यादा लैंग्वेज लेना चाह रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि भाई मैं ज़्यादा से ज़्यादा लैंग्वेज लूँगा इन 5 पूरे सब्जेक्ट में, तो ज़्यादा से ज़्यादा भी यहाँ पे मैक्सिमम आप 2 लैंग्वेजेस ले सकते हैं इसके अंदर। यानी कि 5 सब्जेक्ट होंगे जिसके अंदर एटलीस्ट मिनिमम 1 लैंग्वेज, ठीक है, और मैक्सिमम 2 लैंग्वेजेस आप इसके अंदर ले सकते हो। ठीक है, 5 सब्जेक्ट में आपको पास होना ज़रूरी है, जिसमें से कम 1 लैंग्वेज और ज़्यादा से ज़्यादा 2 लैंग्वेज आप ले सकते हो। और इसको कंप्लीट करने के लिए ये ज़रूरी है। हालांकि 2 एडिशनल सब्जेक्ट भी आपको मिलते हैं इसके अंदर, 2 एडिशनल आप सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हो, तो तीसरी लैंग्वेज आप एडिशनल सब्जेक्ट में चूज़ कर सकते हो। टोटल आपको एनआईएस के अंदर 7 सब्जेक्ट देने का अवसर दिया जाता है, 7 सब्जेक्ट लेने का, जिसमें से 5 आपको क्लियर करने पड़ेंगे। मान लो आपको तीसरी लैंग्वेज लेनी हो तो आप एडिशनल सब्जेक्ट में ले सकते हो वो तीसरी लैंग्वेज। ठीक है, ऐसी सीनियर सेकेंडरी कोर्स के बारे में अगर हम जानें तो सीनियर सेकेंडरी कोर्स इज डिज़ाइन फॉर दोज स्टूडेंट हु हैव पास टेस्ट 10th स्टैंडर्ड और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन। ठीक है, जिसने 10th क्लियर कर ली है, यहाँ 11th की बात नहीं की जा रही है, यहाँ 10th की बात की जा रही है, तो वो आके एनआईएस के अंदर 12th में एडमिशन ले सकता है, जिसमें 11th 12th साथ आपको कराई जाती है। ठीक है, तो वो 10th स्टैंडर्ड की तरह ही है एज रिकॉग्नाइज बोर्ड एंड वुड कंटिन्यू देयर एजुकेशन टूवर्ड द सीनियर सेकेंडरी सर्टिफिकेशन, जो कि 12th स्टैंडर्ड के इक्वल आ जाती है यहाँ पे। ठीक है, तो सीनियर सेकेंडरी मतलब क्लास 12th, जिसने 10th पास कर लिया वो क्लास 12th आके कर सकता है। यू कैन चूज सब्जेक्ट फ्रॉम स्कीम ऑफ स्टडीज़, जो कि मैं आपको बताऊंगा कि स्कीम ऑफ स्टडीज़ कौन कौन से सब्जेक्ट जो है एनआईएस ऑफर कर रहा है क्लास 12th के लिए भी। और इसमें भी वही चीज़ है, मिनिमम आपको 5 सब्जेक्ट चाहिए, जिसमें से कम 1 लैंग्वेज होनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 2 लैंग्वेज होनी चाहिए। और अगर आपको तीसरी चाहिए तो आप भैया एडिशनल सब्जेक्ट ले लो। ठीक है, तो एडिशनल में आप जोड़ सकते हो, लेकिन पास मिनिमम आपको पास होना पड़ेगा, किस में, कम से कम 5 सब्जेक्ट में आपको पास होना ज़रूरी है। तो समझ गया कि सीनियर सेकेंडरी और सेकेंडरी में फ़र्क। सीनियर सेकेंडरी हमारी 12th है, जिसके लिए कम से कम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर हम थोड़ी सी बात करें तो आपको 10th पास होना ज़रूरी है, और इसके लिए आपको 8th पास होना ज़रूरी है। 9th भी आप ना करें तो चल जाएगा, 8th पास है, 8th आर्ट्स की आप जो है मार्कशीट उसके अंदर डाल दीजिए, आप 10th में एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन ध्यान में रख लेना ये कॉरेस्पॉन्डेंस है, रेगुलर स्कूल नहीं है ये, आपको घर बैठ के पढ़ाई करनी पड़ेगी, सिर्फ एग्ज़ाम के लिए आपको जो है जाना पड़ेगा। चलो अब बात कर लेते हैं कौन कौन से सब्जेक्ट ऑफर करता है एनआईएस।
सबसे पहले हम सेकेंडरी कोर्स की बात करेंगे, जो कि है हमारा क्लास 10th। इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट हमें जो है ऑफर किए जा रहे हैं। क्लास 10th के अंदर इन्होंने क्या किया है, 3 कैटेगरी में सब्जेक्ट को बांट दिया है। सबसे पहला ग्रुप ए, और सेकंड इसमें डाला है ग्रुप बी, और थर्ड इन्होंने एक कैटेगरी बनाई है जिसमें इंडियन नॉलेज ट्रेडिशन के जो है सब्जेक्ट डाल रखे हैं इन्होंने। ग्रुप ए इन्होंने बनाया है लैंग्वेजेस के लिए, ये हम बात कर रहे हैं सिर्फ क्लास 10th के लिए लैंग्वेजेस। और ग्रुप बी के अंदर हमारे आ जाते हैं मेन सब्जेक्ट्स। चलो, और थर्ड के अंदर हमारे वही इंडियन नॉलेज के जो इंडियन सब्जेक्ट्स होंगे इंडियन नॉलेज के लिए, वो हमारे जो है इसके अंदर डाले गए हैं। ग्रुप ए की बात करें तो उसमें सारी लैंग्वेजेस हैं, जिसके अंदर आपको हिंदी ऑफ़र किया जा रहा है, इंग्लिश है, बंगाली है, मराठी, कन्नड़ा, गुजराती, उर्दू है, तेलुगु, संस्कृत, पंजाबी, असमी, नेपाली है, मलयालम है, उड़िया, अरेबिक, पर्शियन, तमिल और सिंधी, ये सारी जो है लैंग्वेजेस ऑफ़र की जा रही हैं। इसमें मिनिमम आपको एक लैंग्वेज लेना ज़रूरी है, यानी कि ग्रुप ए में से मिनिमम एक सब्जेक्ट चूज़ करना आपको ज़रूरी है, और मैक्सिमम आप इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 2 कर सकते हो। और अगर थर्ड करनी हो तो वो एडिशनल सब्जेक्ट अगर आप 2 ले सकते हो तो उसमें आप कर सकते हो, ठीक है। ग्रुप बी के अंदर बात करें तो ये हमारे मेन सब्जेक्ट हैं। इसके अंदर आप मिक्स करके चूज़ कर सकते हो। मान लो आपने एक लैंग्वेज चूज़ की है तो 4 बाकी इसमें से कर सकते हो, और 2 एडिशनल भी इसमें से कर सकते हो। नहीं तो मान लो एडिशनल में एक आपने लैंग्वेज ले ली और दूसरा एडिशनल इससे या फिर इससे मिक्स करके इन दोनों में से कर सकते हो। मेन सब्जेक्ट में आपको मैथमेटिक्स दिया जा रहा है, साइंस टेक्नोलॉजी दिया जा रहा है, सोशल साइंस, इकोनॉमिक्स, बिजनेस, डेटा एंट्री, होम साइंस, और हम बोले साइकोलॉजी दिया जा रहा है, इंडियन कल्चर हेरिटेज दिया जा रहा है, पेंटिंग, डेटा एंट्री ऑपरेशन, अकाउंटेंसी, हिंदुस्तानी म्यूजिक और कर्नाटक संगीत, ये सारे सब्जेक्ट आपको क्लास 10th के अंदर ऑफर किए जा रहे हैं। इंडियन नॉलेज ट्रेडिशन के अंदर वेदाध्ययन हो गया, संस्कृत व्याकरण हो गया, भारतीय दर्शन और संस्कृत साहित्य हो गया, ये सारे जो है आपको ऑप्शन दिए जा रहे हैं। और इन दो सब के आगे हमारा जो है एक सब्जेक्ट कोड नंबर भी डाला हुआ है, जो कि आप एनआईएस के वेबसाइट पे जाके इसका सिलेबस भी देख सकते हो, ठीक है। तो ये सारे सब्जेक्ट आपके अंदर दिए जा रहे हैं। अब थोड़ा सा आपको नोटिस क्या करना है, ये स्टार नोटिस करना है। देखो ये स्टार लगा हुआ है सबके आगे, जिस जिस सब्जेक्ट के आगे स्टार लगा हुआ है तो स्टार शो कर रहा है प्रैक्टिकल सब्जेक्ट को। जिस सब्जेक्ट के आगे स्टार लगा हुआ है वो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। इसके अंदर आपको 2 एग्ज़ाम देने पड़ेंगे, प्रैक्टिकल का एक और प्लस थ्योरी का। 2 एग्ज़ाम होंगे आपके, प्रैक्टिकल प्लस थ्योरी। प्रैक्टिकल पहले होगा, थ्योरी बाद में होगा, जो कि ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स जो है वेटेज रखता है प्रैक्टिकल का हमारा। मान लो अगर 100 का पेपर है तो उसमें हो सकता है 60-40 का रेशियो हो, ऐसे करके। जैसे कि मैथमेटिक्स में है प्रैक्टिकल, साइंस टेक्नोलॉजी में होगा प्रैक्टिकल आपका, और एक होम साइंस में प्रैक्टिकल होगा, डेटा एंट्री ऑपरेशन में प्रैक्टिकल होगा, एक पेंटिंग में होगा आपका प्रैक्टिकल, और इसमें होगा आपका एक प्रैक्टिकल। ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं सारे, ठीक है। आप मिक्स करके किसी में से ले सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा आप 7 सब्जेक्ट ले सकते हो, कम से कम 5। स्कीम ऑफ स्टडीज़ की बात करें तो 5 सब्जेक्ट एटलीस्ट 1 लैंग्वेज, एटमोस्ट 2 लैंग्वेजेस। 5 सब्जेक्ट लेना ज़रूरी है, जिसमें से एक लैंग्वेज कम से कम होनी चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा 2 होंगी। मिनिमम आपको 5 सब्जेक्ट पास भी करना ज़रूरी है। 2 एडिशनल सब्जेक्ट कैन बी टेकन, 2 एडिशनल 5 + 2 करके भी आप = 7 सब्जेक्ट ले सकते हो, जिसमें से एक आप दोनों के दोनों लैंग्वेज भी ले सकते हो, या एक लैंग्वेज एक मेन सब्जेक्ट या इंडियन ट्रेडिशन, ऐसे मिक्स करके आप ले सकते हो। द लर्नर आर हाउएवर एडवाइज टू सिलेक्ट सब्जेक्ट्स एज देयर फ्यूचर प्लान ऑफ स्टडी एंड वर्क। यहाँ से बात को थोड़ा ध्यान से समझ लेना। एनआईयूज जो है वो सब्जेक्ट चूज़ करने में आपको फ्लेक्सिबिलिटी देता है, ठीक है। वो स्टूडेंट फ्रेंडली है, आपको थोड़े सब्जेक्ट में फ्लेक्सिबिलिटी देता है, आप मिक्स करके सब्जेक्ट यूज़ कर सकते हो, चूज़ कर सकते हो उसको। लेकिन एनआईयूज भी आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है, और मैं भी आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि फ्यूचर प्लान जो होगा आपका, जो आपको आगे जाके करना है, उस हिसाब से भैया यहाँ पे सब्जेक्ट चूज़ करो, मिक्स करके मत करो, मार्कशीट थोड़ी बिगड़ जाती है। मान लो आपको आगे जाके कॉमर्स करना है, आपने सोच ही लिया भाई मेरे को कॉमर्स की सब्जेक्ट चाहिए, तो यहाँ पे भी आप यही ले लो, फिर अकाउंटेंसी एक ले लो, एक आप जो है बिजनेस स्टडीज़ ले लो, और एक इकोनॉमिक्स ले लो। ऐसे करके आप सब्जेक्ट, और बाकी 2 लैंग्वेज ले लो आप, या 2 इंडियन कल्चर में कुछ ले लो, या 2 और सब्जेक्ट आप कोई पेंटिंग, डेटा एंट्री वगैरह ले सकते हो। आप बोलते हो नहीं मेरे को जैसे सीबीएसई का स्ट्रक्चर होता है वैसे ही करके लेना है, तो भैया सीबीएसई में 3 मेन सब्जेक्ट हमारे यही है, मैथमेटिक्स है एक, साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो गया, और सोशल साइंस। साइंस एंड टेक्नोलॉजी हमारा वही नेचुरल साइंस है, ठीक है। तो इस करके ले सकते हो आप। और 2 लैंग्वेजेस में सीबीएसई के अंदर हिंदी इंग्लिश होता है, ये ले लो। और बाकी बचे, अगर एडिशनल आपको लेना है तो पेंटिंग ले लो एक डेटा एंट्री ले लो, बात खत्म करो। अब बच्चे क्या करते हैं, पास होने के लिए इजी सब्जेक्ट ले लेते हैं। किसी ने होम साइंस ले लिया है, फिर बिजनेस स्टडीज़ ले लेगा, उसके अंदर हिंदुस्तान म्यूज़िक भी जोड़ देगा। तो ये जो है मार्कशीट को थोड़ा
अलग सी दिख जाती है, ऐसा लगता है पता नहीं, मतलब आप समझ सकते हो इसको, एक हम बोल सकते हो कि फॉर्मल स्ट्रक्चर की तरह लोगे तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। मिनिमम 1 मैक्सिमम 2 लैंग्वेजेस सब्जेक्ट फ्रॉम ग्रुप ए आर परमिसिबल फॉर सर्टिफिकेशन, कम से कम एक और ज़्यादा से ज़्यादा 2 ये ले सकते हो, ये ले लिया तो आप जो है पास कर सकते हो ये सर्टिफिकेट। बाकी 7 सब्जेक्ट अगर लोगे तो 7 में से 5 आपको पास करने पड़ेंगे, ऐसे करके 6 भी ले सकते हो आप, ज़रूरी नहीं है 2 एडिशनल आप लो, एक एडिशनल ले लिया तो 6 सब्जेक्ट हो गए, ठीक है। तो 6 में से 5 आपको पास करने ज़रूरी होंगे। तो इस तरीके से आपको जो है NIOS क्लास 10th के लिए ऑफर करता है। चलिए अब बात करते हैं क्लास 12th के लिए, यानी कि क्लास 10+2 में हमारे क्या क्या जो है सब्जेक्ट ऑफर किए जा रहे हैं, जो कि इक्विवेलेंट है क्लास 12th के लिए, ठीक है। यहाँ थोड़ा जो है सब्जेक्ट की कैटेगरी को ब्रॉड कर दिया गया है, क्योंकि क्लास भी हमारी थोड़ी बड़ी है। इन्होंने जो है 6 ग्रुप बना दिए हैं, ठीक है, नहीं 7 ग्रुप इन्होंने जो है इसके अंदर बनाया है, जिसमें ग्रुप A, B, इंडियन नॉलेज ट्रेडिशन, C, D, E, F ऐसे करके इन्होंने जो है ग्रुप बनाया है, ये अलग एक कैटेगरी बनाई है, ठीक है जी। चलिए ग्रुप A जो है रखा गया है हमारा लैंग्वेजेस के लिए, ग्रुप A दोनों क्लासेस में लैंग्वेजेस में रखा गया है, बाकी ये मेन सब्जेक्ट है हमारे, और ये सारे भी हमारे जो है वही मेन सब्जेक्ट आ जाते हैं, ठीक है, मेन सब्जेक्ट के ग्रुप बनाए गए। अब ये है सारे वो मेन सब्जेक्ट तो एक ही में डाल देते हैं, लेकिन नहीं, ग्रुप बनाने का एक जो है इनका थोड़ा दूसरा ऑब्जेक्टिव है, ध्यान में रख लेना। ये जो है ग्रुप C, D, E और F में जो सब्जेक्ट है ना, वो सेम डे पे इनका एग्ज़ाम होगा, सबका जो है सेम डे पे एग्ज़ाम होगा। तो इसमें इस ग्रुप में से आप 2 पेपर चूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि सेम डे ही होना है। तो इन सब में से ना आपको मैक्सिमम, यहाँ मिनिमम की कैटेगरी नहीं है, मैक्सिमम आप इन सारे ग्रुप में से 1 सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हो, इसमें से भी, इसमें से भी, इसमें से भी, यानी कि ग्रुप C, D, E और F में से कम एक, ज़्यादा से ज़्यादा, सॉरी कम से कम की बात नहीं है यहाँ पे, ज़्यादा से ज़्यादा एक सब्जेक्ट ही चूज़ कर सकते हो। इसमें से आप ग्रुप B में से चाहे जितने आप चूज़ करो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसमें से, इसमें से, इसमें से और इसमें से, यानी कि C, D, E, F में से ज़्यादा एक सब्जेक्ट ही चूज़ कर सकते, तो 2 नहीं कर सकते, क्योंकि सेम डे एग्जाम होंगे। चलो बात कर लेते हैं कैसे। सबसे पहले ग्रुप A की बात करें, उसमें लैंग्वेजेस ऑफर की जा रही हैं आपको, जो कि है हिंदी, इंग्लिश, बांग्ला, तमिल, ओडिया, पंजाबी, संस्कृत, गुजराती और उर्दू। बस ये लैंग्वेज आपको जो है की जा रही है, और इसकी क्या ही वही सेम एज इट इज़ 10th वाली होगी। 1 मिनिमम, कम से कम एक लैंग्वेज लेना ज़रूरी है, और ज़्यादा से ज़्यादा 2 मैक्सिमम, ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम आप 2 ले सकते हो, कम से कम एक ले सकते हो, ठीक है। ग्रुप B हमारे मेन सब्जेक्ट की कैटेगरी है, इसमें आप 2, 3 चाहे जितने ले लो, आपकी मर्जी है। जो कि आपको ऑफर की जा रही है मैथमेटिक्स, होम साइंस, साइकोलॉजी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज़, पेंटिंग और डेटा एंट्री ऑपरेशन। इसमें आप चाहे मैथमेटिक्स ले लो, डेटा एंट्री ऑपरेशन ले लो, या फिर इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज़ भी ले सकते हो, ज्योग्राफी भी ले सकते हो, होम साइंस भी ले सकते हो, ठीक है। फिर नॉलेज ट्रेडिशन के अंदर वही वेदा अध्ययन, संस्कृत व्याकरण, भारतीय दर्शन और संस्कृत साहित्य, ये आपको दिया जा रहा है, ठीक है। ग्रुप C में ज़्यादा से ज़्यादा एक ले सकते हो, या तो आप फिजिक्स ले लो, या फिर हिस्ट्री ले लो, या लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन ले लो, या फिर इन्वायरमेंटल साइंस ले लो, एक ही ले सकते हो इसके अंदर। फिजिक्स और एनवायरमेंटल साइंस आप एक साथ नहीं ले सकते भाई, सेम डे पेपर हो जाएगा, फिर दिक्कत हो जाएगी। ग्रुप D में या तो फिर केमिस्ट्री ले लो, पॉलिटिकल ले लो, मास कम्युनिकेशन ले लो, या फिर मिलिट्री स्टडीज़ ले लो, इन सब में आप एक ही ले सकते हो। ग्रुप E में भी आप एक ले सकते हो, या तो फिर बायोलॉजी ले लो, अकाउंटेंसी ले लो, या इंट्रोडक्शन टू लॉ ले लो, या मिलिट्री की हिस्ट्री ले लो, एक ही ले सकते हो। ग्रुप F में कंप्यूटर साइंस ले लो, या तो फिर सोशलॉजी ले लो, टूरिज्म ले लो, या तो फिर फिजिकल एजुकेशन एंड योग, ये सब्जेक्ट आप ले सकते हो। मैक्सिमम एक सब्जेक्ट आप ग्रुप D, E और F में ले सकते हो, बाकी इसमें आप मिनिमम आपको एक लेना ज़रूरी है, और मैक्सिमम आप 2 ले सकते हो, ठीक है जी। और एडिशनल सब्जेक्ट में आप लैंग्वेज भी ले सकते हो, तीसरी अगर लेनी हो तो आप एडिशनल सब्जेक्ट से ले सकते हो, और एडिशनल सब्जेक्ट आप यहाँ से चूज़ कर लेना भाई, जो अगर 2 एडिशनल ले लिए तो 2 यहाँ से चूज़ कर लेना, या फिर यहाँ से चूज़ कर लेना, इनमें से भैया एक ही होगा, ठीक है। तो ये आपको जो है ऑफर किया जा रहा है सीनियर सेकेंडरी कोर्स के अंदर। वही सेम कैटेगरी 5 सब्जेक्ट्स आपको चाहिए पास होने के लिए कम से कम, जिसमें से एक लैंग्वेज होना ज़रूरी है उस 5 में से, और ज़्यादा से ज़्यादा 2 लैंग्वेज, यहाँ मेन सब्जेक्ट की बात चल रही है। और एडिशनल हो तो भैया उसमें तीसरा आप लैंग्वेज रख सकते हो, और एक सब्जेक्ट भी रख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कम से कम 5 सब्जेक्ट होने चाहिए, 2 सब्जेक्ट आपको मिलेंगे एडिशनल के लिए, उसमें से एक एडिशनल ले लो या 2 ले लो, वो आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। और इसमें भी फ्यूचर प्लान के अकॉर्डिंग ही आपको लेना है, मिक्स करके नहीं लेना है। 12th में ज़्यादातर बच्चे मिक्स करके ले लेते हैं, तो भैया मिक्स करके आपको नहीं लेना है। अगर आपको कॉमर्स करनी है तो सब्जेक्ट्स क्या रहेंगे कॉमर्स के, कॉमर्स करनी है तो एक अकाउंटेंसी ले लो, बिजनेस स्टडीज़ ले लो, और इको ले लो, और एक हिंदी ले लो, इंग्लिश ले लो,
ये 5 तो हो गए, छठा आप डेटा एंट्री ले लो, क्योंकि वो हर स्कूल में मिल जाती है हमें, डेटा एंट्री या पेंटिंग ऐसे करके ले लो, मिक्स करके मत लेना, ठीक है। मिनिमम 1 मैक्सिमम 2 लैंग्वेजेस होनी चाहिए मेन सब्जेक्ट के अंदर, मेन सब्जेक्ट 5 है तो उसके अंदर होनी चाहिए ग्रुप ए में से, ठीक है। लर्नर कैन ऑप्ट ओनली 1 सब्जेक्ट फ्रॉम ईच ग्रुप ऑफ सी डी ई एंड एफ, जो कि मैंने आपको बता दिया एक, ठीक है। ओनली 1 सब्जेक्ट हम इन सब में से ले सकते हो, मैक्सिमम आप एक सब्जेक्ट लिख सकते हो इन ग्रुप में से। ग्रुप नोट कर लो, ग्रुप सी डी ई एंड एफ, इसकी स्क्रीनशॉट खींच लेना अगर जो 12th करना चाह रहे हैं तो। चलो जी, इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करते हैं। तो इंपॉर्टेंट डेट्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे स्ट्रीम्स कुछ एनआईएस के अंदर दी जाती है। जो फ्रेश एडमिशन लेना चाह रहे हैं या हमें जो है पेपर बस देना है, जो नए नए एडमिशन चाह रहे हैं तो वो स्ट्रीम 1 में एडमिशन लेंगे, ठीक है। स्ट्रीम 1 फ्रेश एडमिशन के लिए होती है। ये स्ट्रीम्स की वीडियो मैं बाद में बनाऊंगा आपको, यहाँ तो मैं समझा नहीं सकता। तो बस अगर जो फ्रेश एडमिशन है वो स्ट्रीम 1 के अंदर लेंगे, और स्ट्रीम 1 के अंदर 2 ब्लॉक चलती हैं, ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2। ब्लॉक 1 जिसको अप्रैल और मई में एग्ज़ाम देने हैं, क्योंकि एनआईएस के अंदर 2 बार एग्जाम होता है ना, अप्रैल मई में और अक्टूबर नवंबर में। तो जिसको अप्रैल और मई में एग्जाम देने हैं तो वो ब्लॉक 1 में एडमिशन लेगा, और जिसको अक्टूबर और नवंबर में एग्जाम देने हैं तो वो ब्लॉक 2 में एडमिशन लेगा। फ्रेश एडमिशन की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, जो नया नया एडमिशन लेना जा रहा है। तो ब्लॉक 1 का जो डेट है वो 16 मार्च से 31 जुलाई के बीच में आपका एडमिशन जो है ओपन हो जाता है। लास्ट डेट हमारी 31 जुलाई रहती है अगर आपको अप्रैल मई में एग्ज़ाम देने हैं, तो 16 मार्च से 31 जुलाई तक आप एडमिशन ले सकते हो, ठीक है। अगर आपको अप्रैल मई में लेना है, मान लो अभी जो है हम बात करें 2023 में बैठे हुए हैं, तो अगर आपको अप्रैल में पेपर देना है तो 16 मार्च से 31 जुलाई के बीच में ले लो, तो 2024 के अप्रैल मई में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। सॉरी, 2024 की हम बात करें तो अप्रैल मई में एग्ज़ाम हो जाएगा। ये हमारी डेट है। तो इसमें आपकी वही नॉर्मल फ़ीस लगेगी, जो मैं आपको बताऊंगा कि क्या फ़ीस है हमारी। अगर आप नहीं ले पाते हो मान लो किसी कारणवश, तो 1 अगस्त से फिर एडमिशन स्टार्ट हो जाएंगे, 15 अगस्त तक चलेंगे वो 15 दिन के लिए। लेकिन इसमें 200 रुपये आपकी लेट फीस लग जाएगी अगर आपको कौन से ब्लॉक 1 में एडमिशन लेना है, ठीक है। मान लो आपने तब भी नहीं लिया तो 16 अगस्त से फिर से शूट स्टार्ट हो जाएंगे, 31 अगस्त तक आपने ले लिया, उसमें आपकी फ़ीस 400 रुपये लग जाएगी। फिर मान लो तब भी नहीं लिया तो 1 सितंबर से फिर से स्टार्ट होंगे, 15 सितंबर तक ये लास्ट रहेंगे इस ब्लॉक के लिए। वहाँ आपको 700 रुपीज़ लेट फीस देनी पड़ जाएगी। फिर आपके जो है एग्ज़ाम हो जाएंगे अप्रैल मई 2024 में, ये फ्रेश एडमिशन के लिए। अब मान लो किसी को ज़्यादा जल्दी है, वो बोलते हैं नहीं मुझे 23 में लेना है, तो वो अक्टूबर नवंबर 2023 में भी पेपर दे सकता है, लेकिन वो फिर ब्लॉक 2 में एडमिशन ले ले। और ब्लॉक 2 का एडमिशन नॉर्मल फीस वाला 16 सितंबर से स्टार्ट होगा, 31 जनवरी तक चलेगा, ठीक है। 16 सितंबर से 31 जनवरी के बीच में चलेगा। अभी लास्ट हमारी डेट 31 जनवरी तक है, उसमें नॉर्मल फीस आपकी लग जाएगी जो एनआईएस की है, जो कि मैं आपको बताऊंगा अभी। मान लो लेट फीस देनी है अब जिसको, तो वो 1 फरवरी से फर्स्ट स्टार्ट होगा 15 दिन के लिए, 15 फरवरी तक, उसमें 200 रुपये लगेगा। 16 से 28 के बीच में लोगे तो 400 रुपये लेट फीस लग जाएगी। 1 मार्च से 15 मार्च तक लोगे तो 700 रुपये फीस लग जाएगी लेट फीस। तो उसका अक्टूबर नवंबर 2023 में एग्ज़ाम हो जाएगा पहला। 12th के लिए आपको, अगर 12th के लिए कोई यहाँ पे एडमिशन ले रहा है ना, तो वो 10th और 12th में भैया 2 साल का गैप होना चाहिए, इसका ध्यान रख लेना। 2 ईयर गैप होना चाहिए आपका, तभी आप ले सकते हो। सारे पेपर एक साथ नहीं देख सकते आप, ठीक है। उसके अंदर अलग अलग फीसें जो है हमें भरनी पड़ती है एग्जामिनेशन की। डेट यहाँ पे मैं बता रहा हूँ एडमिशन की, फ्रेश एडमिशन की ये डेट्स रहेंगी हमारी, ठीक है जी। अब बात कर लेते हैं कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा सेकेंडरी कोर्स यानी कि 10th के लिए और 12th के लिए। सेकेंडरी कोर्स के लिए आपको कम से कम आपकी जो है एज लिमिट रखी गई है 14 ईयर्स। मिनिमम एज 14 साल होनी चाहिए भैया। 13 साल का बच्चा 10th में एडमिशन नहीं ले सकता, 14 साल होनी चाहिए या उससे अबव, प्लस अबव भी लिख देते, फिर वो 10th में एडमिशन ले सकता है। और उसको जो है 8th पास आउट होना चाहिए, और उसका एक डॉक्यूमेंट होना चाहिए उसके पास, यानी कि 8th की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। अगर नहीं है मार्कशीट तो भैया एक सेल्फ सर्टिफिकेट होना चाहिए कि वो 10th तक जो है उसने पढ़ाई कर रखी है। सेल्फ सर्टिफिकेट की मैं बात कर रहा हूँ, तो वो आके क्लास 10th के अंदर एडमिशन ले सकता है। 14 की एज ग्रुप होनी चाहिए और 8th पास आउट होना चाहिए। 9th पास आउट नहीं, 8th पास आउट होना चाहिए। 9th फेल की मार्कशीट भी चल जाएगी, ठीक है। अगर 9th फेल है ना तो उसकी मार्कशीट भी चल जाएगी क्लास 10th के लिए, तो वो सेकेंडरी कोर्स के अंदर परस्यू कर सकता है। A learner who had studied at secondary level also seek for admission in NIS either complete his course to improve or performance। इसमें एक आपका TOC भी आ जाता है। मान लो आप CBSE के अंदर 10th में ही फेल हो गए, 10th में 2 सब्जेक्ट के अंदर फेल हो गए,
तो आप एनआईएस के अंदर आके वो 2 सब्जेक्ट के सिर्फ एग्जाम दे दो, इसमें टीओसी लगवा दो, जो कि आगे मैं आपको समझाऊंगा। तो आप इम्प्रूवमेंट के लिए भी एनआईएस में लेना चाह रहे हो तो इम्प्रूवमेंट के अंदर भी आप एडमिशन ले सकते हो, ठीक है। वो उसके लिए आपको अलग स्ट्रीम में जाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। अगर फ्रेश एडमिशन की बात करें तो वो 8th पास आउट होना चाहिए और एज उसकी 14 ईयर होनी चाहिए। 9th फेल की मार्कशीट भी चल जाएगी। बाकी क्लास 12th की अगर हम बात करें तो उसकी एज कम से कम 15 होनी चाहिए, 14 साल नहीं चलेगा, कम से कम उसकी एज 15 होनी चाहिए और प्लस वो 10th पास आउट होना चाहिए, 10th पास आउट होना चाहिए, ठीक है। और वही वाली बात, टीओसी भी लगवा सकते हो आप। मान लो इम्प्रूवमेंट आपको करना है, सीबीएसई में आपने 4 सब्जेक्ट क्लियर करिए, एक नहीं क्लियर किया, तो एक आके वो एनआईएस के अंदर आप दे सकते हो, जिसको हम टीओसी बोलते हैं, ठीक है। तो इम्प्रूवमेंट के लिए भी आप आ सकते हो। बाकी फ्रेश एडमिशन की बात करें तो 10th पास आउट होने चाहिए। अगर आपके पास 11th फेल की भी मार्कशीट है तो वो भी चल जाएगा, लेकिन एज आपकी 15 ईयर होनी चाहिए। तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है सीनियर सेकेंडरी कोर्स और सेकेंडरी कोर्स में जाने के लिए। डॉक्यूमेंट क्या क्या रिक्वायर होंगे? रिसेंट पासपोर्ट साइज फ़ोटो होनी चाहिए, जो अभी की फोटोग्राफ एक तो आपका लग जाएगा। सिग्नेचर आपके एक पेज पे आप करके दोगे, वो अपलोड करनी होगी, वो मोस्टली आपकी जो है ब्लैक इंक में होनी चाहिए। और एक वैलिड आइडेंटिटी प्रूफ होना चाहिए आपके पास, ठीक है। आपकी आइडेंटिटी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इशू की गई हो, वो आइडेंटिटी प्रूफ हो। आधार कार्ड है अगर आपके पास तो वो चल जाएगा, पासपोर्ट है वो भी चल जाएगा, राशन कार्ड है वो भी चल जाएगा, ठीक है। पैन कार्ड यहाँ पे, हाँ पैन कार्ड भी चल जाएगा आपका, क्योंकि पैन कार्ड भी आइडेंटिटी प्रूफ दे देता है। और एक वैलिड एड्रेस होना चाहिए डेट ऑफ बर्थ के लिए। भैया आधार कार्ड हमारा एक वैलिड प्रूफ है डेट ऑफ बर्थ के लिए, नहीं तो आपके पास एक बर्थ सर्टिफिकेट होगा, उसमें जिसमें डेट ऑफ बर्थ प्रिंट होगी वो आपका प्रूफ लग जाएगा। बाकी आधार कार्ड डाल दोगे तो डेट ऑफ बर्थ प्रूफ में वो भी हमारा जो है चल जाएगा। और एक वैलिड रेजिडेंट प्रूफ भी होना चाहिए आपके पास, एड्रेस प्रूफ इसे बोलते हैं। अगर आधार कार्ड में आपका सेम एड्रेस है तो आप वो भी डाल सकते हो, नहीं है तो कोई ऐसा डॉक्यूमेंट डाल दो जिसमें आपको जो है लग जाए कि वो हमारा जो है वैलिड आइडेंटिटी प्रूफ है, सॉरी वैलिड रेजिडेंस प्रूफ है, हमारा एड्रेस प्रूफ है। जैसे कि आधार कार्ड हो गया, वाटर इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, वाटर बिल हो गया, वोटर आईडी रजिस्ट्रेशन हो गया, ठीक है। तो ये चल जाएगा हमारा। और दूसरा आपको फिर मार्कशीट चाहिए होती है, क्लास 8th की आपको मार्कशीट चाहिए। सेकेंडरी कोर्स अगर आपको क्लास 10th करनी है, नहीं तो क्लास 10th की मार्कशीट चाहिए अगर आपको यहाँ से क्लास 12th करनी है, तो ये मार्कशीट आपकी जो है लग जाएगी। तो बेसिक हमारे प्रूफ यहाँ तक ख़त्म हो जाते हैं, ये प्रूफ चाहिए होता है जिसके अंदर हम बोले क्या क्या चाहिए हमें। एक तो भैया हमें फ़ोटो चाहिए पासपोर्ट साइज, दूसरा हमें जो है सिग्नेचर चाहिए, जो कि आप पासपोर्ट साइज फ़ोटो खिंचवा सकते हो, सिग्नेचर एक जो है पेज पे आप कर सकते हो। और दूसरा हमें जो है आइडेंटिटी प्रूफ चाहिए, जिसके पास आधार कार्ड है तो वो इसमें भी आधार कार्ड यूज़ कर सकता है। और तीसरा हमें क्या चाहिए, डीओबी प्रूफ चाहिए, डेट ऑफ बर्थ प्रूफ चाहिए। और आधार कार्ड में वो छपा होता है तो इसके लिए भी आप आधार कार्ड ही डाल सकते हो, तो भैया एक ही प्रूफ हो गया ये भी। फिर आपको जो है एक एड्रेस प्रूफ चाहिए। एड्रेस प्रूफ के लिए अगर आधार कार्ड में वही एड्रेस है तो भैया इसके लिए भी आप आधार कार्ड ही डाल सकते हो, और कुछ चाहिए नहीं। तो बोल सकते हैं कि एक कॉमन प्रूफ चाहिए आधार कार्ड सबके लिए, तो ये हो गया। और चौथा हमें जो है एक मार्कशीट चाहिए, वो या तो 8th की हो सकती है और 10th की हो सकती है। फेल मार्कशीट भी चल जाएगी, यहाँ पे लिखा नहीं हुआ, 9th की फेल मार्कशीट भी चल जाएगी, 11th की फेल मार्कशीट भी चल जाएगी। अगर आपके पास वैसे 9th में आप फेल हो तो 8th की डाल दो, वही बेहतर है। और 10th की मार्कशीट तो होगी आपके पास, अगर 11th आप फेल हो तो 10th की होगी भाई, तो वो डाल दो, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ये आपको चाहिए। फिर दूसरा अगर अदर हम प्रूफ देखें तो सोशल कैटेगरी के प्रूफ भी आपको चाहिए। अगर आप कास्ट बेस्ड एडमिशन लेना चाह रहे हो या एग्जाम्शन लेना चाह रहे हो, जैसे कोई एससी है, कोई एसटी है, ओबीसी है, जिसकी फ़ीस कम हो जाती है तो उसका कास्ट सर्टिफिकेट भी लग जाएगा, ठीक है। इनकी फ़ीस कम हो जाती है। अगर कोई डिसेबल है, डिसेबिलिटी क्राइटेरिया में है, तो वो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट डाल देगा, तो उसकी भी जो है फ़ीस कम हो जाएगी अगर वो डाल देता है, ठीक है। फेल मार्कशीट ऑफ प्रीवियस बोर्ड फॉलोइंग विच ट्रांसफर ऑफ विल बी नॉट बी। टीओसी अगर जिसे लगाना है, मान लो टीओसी लगाना है, मान लो कोई इम्प्रूवमेंट के लिए आ रहा है, मैं टीओसी आगे आपको समझाऊंगा। कोई इम्प्रूवमेंट के लिए आ रहा है, मान लो सीबीएसई से उसने 5 सब्जेक्ट क्लियर किए हैं, छठे 7वां नहीं किया, तो वो एनआईएस के अंदर आके वो 2 सब्जेक्ट की सिर्फ एग्ज़ाम दे दे, बाकी उसका पास जो है सीबीएसई से ही लगाया जाएगा। तो इसके लिए उसको फेल मार्कशीट डालनी पड़ेगी जिसमें वो फेल हुआ है सीबीएसई की। तो अगर टीओसी जिसे लगवाना है तो वो उसके लिए है। सिर्फ फ्रेश एडमिशन के लिए भैया मैंने जो ये प्रूफ बताया ना आपको, वही बहुत है। अगर कोई कास्ट कैटेगरी से कोई बिलोंग करता है, सोशल कैटेगरी से बिलोंग करता है, तो उनके लिए आपको जो है कास्ट सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, और डिसेबल है तो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। ये डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है आपको, बस और कुछ नहीं चाहिए, बेसिक डॉक्यूमेंट,
अब बात करते हैं टीओसी क्या होता है। टीओसी, एक्स सीनियर सेकेंडरी या सेकेंडरी लर्नर ऑफ द फॉलोइंग बोर्ड आर स्कूल एजुकेशन हु हैव पास्ड एट लीस्ट वन सब्जेक्ट बट नॉट हैव क्वालिफाइड इन द कोर्स may seek for admission respective course at NIS availability facility of TOC। मान लो आपने जो जो सब्जेक्ट क्लियर नहीं किए हैं पिछले बोर्ड में, ये एक्स स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ 10th और 12th की, वो आके यहाँ आप दे सकते हो बस, और बाकी जिसमें आप पिछले इस बोर्ड में पास हुए हैं वो सब्जेक्ट आपके लग जाएंगे। ठीक है, मैं पूरा नहीं समझा रहा हूँ। टीओसी रिकॉग्नाइज बोर्ड यहाँ पे दे रखे होते हैं कौन कौन से, जिसमें सीबीएसई है। सीबीएसई में आप मान लो 2 सब्जेक्ट आपने क्लियर नहीं किए तो वो एनआईएस में आके दे सकते हो, वो जिसके आप नंबर लगवा सकते हो। कम से कम आपको 2 के ही नंबर लग जाएंगे एनआईएस में कराओगे तो पास हो गए हो, बाकी नहीं पास हुए तो बाकी के सब्जेक्ट एनआईएस में आके दे सकते हो। A learner should seek transfer of credit at the time of admission in the subject which is included in NIS scheme of studies। सिर्फ उस सब्जेक्ट में आप टीओसी लगवा सकते हो जो कि एनआईएस ऑफर करता है। मान लो आप अकाउंटेंसी में फेल हो गए हो, अकाउंटेंसी में पास हो गए हो, तो अकाउंटेंसी के आप आके जो है सीबीएसई बोर्ड से मार्क्स को ट्रांसफ़र करवा सकते हो, जिसे हम टीओसी बोलते हैं। तो टीओसी भी आप जो है इसके अंदर से लगवा सकते हो। तो ये हमारी टीओसी होती है, ठीक है, जिसको मोस्टली इंप्रूवमेंट देना होता है। मैक्सिमम आपकी आई थिंक 2 सब्जेक्ट में टीओसी लग सकती है। ट्रांसफ़र ऑफ क्रेडिट, इसको समझो ना, क्रेडिट जो नंबर है उसको सीधा ट्रांसफ़र करवा दो। 2 में पास हो तो 2 सब्जेक्ट में आप सीधा एनआईएस में भी पास ही हो जाएगा, वो वहीं से ही ले लेगा सीबीएसई में। इसके लिए आपको डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट मैंने बता दिया, फेल मार्कशीट डालनी पड़ेगी, और उस फेल मार्कशीट में ये शो होना चाहिए जिस सब्जेक्ट के लिए आप टीओसी अप्लाई कर रहे हो उसमें आप पास होने चाहिए, और वही नंबर आपके इसके अंदर लग जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारी टीओसी होती है। अब आते हैं मेन बात पे, फीस पे। तो फीस मैं पूरी नहीं बता रहा हूँ, मैं सिर्फ फ्रेश एडमिशन के लिए फ़ीस बता रहा हूँ। बाकी जिसको टीओसी वगैरह लगवानी हो तो वेबसाइट पे आपको फ़ीस दे रखी है, वहाँ से जाके आप ले सकते हो। ठीक है, मैं सिर्फ फ्रेश एडमिशन की फ़ीस बता रहा हूँ। यहाँ पे कोर्सेज वाइज बताऊँगा, और कैटेगरी जनरल, और यहाँ पे एग्जम्प्टेड कैटेगरी में हमारे SC ST एक्स सर्विसमैन और डिसेबिलिटी, यानी कि जिसे PWD बोला जाता है, पर्सन विद डिसेबिलिटीज़। कोई PW कैटेगरी से है, SC ST है, तो उनके लिए ये फ़ीस रहेगी। मेल और फीमेल के लिए यहाँ पे फ़ीस दोनों के लिए थोड़ा थोड़ा अलग है। सबसे पहले बात करते हैं क्लास 10th के लिए। क्लास 10th के लिए अगर आपको 5 सब्जेक्ट चाहिए, रजिस्ट्रेशन फ़ीस 5 सब्जेक्ट चाहिए तो 1800 रुपये फ़ीस आपको लग जाएगी। ठीक है, और एडिशनल सब्जेक्ट के लिए आपको चाहिए तो 720 रुपये पे करने पड़ेंगे हर एक एडिशनल सब्जेक्ट के लिए। मान लो आपको 7 सब्जेक्ट चाहिए तो एक तो 1800 रुपये आपके 5 सब्जेक्ट के लिए, प्लस 720 और प्लस 720 2 सब्जेक्ट के लिए। 6 हैं तो यहाँ पे सिर्फ यहाँ ऐसी फीस लग जाएगी 1800 प्लस 720 रुपये। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी जो है फ़ीस लग जाएगी। अगर आप 6 सब्जेक्ट लेते हो तो 2520 रुपये आपकी फ़ीस लग जाएगी। यहाँ पे 1 मिनट, 6 सब्जेक्ट लेते हो तो 2520 रुपये आपकी फ़ीस लग जाएगी। 7 लेते हो तो 720 और जोड़ दीजिए। फीमेल की बात करें तो 5 सब्जेक्ट के लिए फीमेल के लिए फ़ीस है 1450 रुपये, 1450, और 720 ईच सब्जेक्ट के लिए अगर वो एडिशनल लेना चाह रही है तो। ठीक है, ये फीमेल के लिए फ़ीस है। और जो SC ST है या फिर एक्स सर्विसमैन है और या फिर PW कैटेगरी से बिलोंग कर रहा है तो उसकी 1200 रुपये फ़ीस लग जाएगी 5 सब्जेक्ट के लिए, और 720 रुपये हर एक एडिशनल सब्जेक्ट के लिए फ़ीस लग जाएगी। ये क्लास 10th के लिए। बात करें क्लास 12th के लिए, तो क्लास 12th के लिए अब जो है 5 सब्जेक्ट की फ़ीस 2000 रुपये है। ये बदल भी सकती है, आप वेबसाइट पर जाके देख सकते हो। 2000 रुपये 5 सब्जेक्ट के लिए है, मेल के लिए, वो किसी बॉय के लिए। और 720 रुपये वही हमारा एडिशनल सब्जेक्ट की फ़ीस रहेगी। हर एक एडिशनल सब्जेक्ट अगर आप लोगे तो 720 रुपये इसकी फ़ीस रहेगी। और फीमेल के लिए वो फ़ीस थोड़ी सी कम हो जाएगी, 1650 1650 रुपये फीमेल के लिए फ़ीस है, और 720 रुपये हर एक एडिशनल सब्जेक्ट के लिए आपकी फ़ीस लगेगी। ठीक है, और अगर कोई एग्जम्प्टेड कैटेगरी के अंदर आ जाता है SC ST या PW में तो वो 1300 रुपये इसकी फ़ीस बिल्कुल कम हो जाएगी। 1300 रुपये उसका सिर्फ जो है 12वीं में कर पाएगा वो 5 सब्जेक्ट लेके, और हर एक एडिशनल के लिए 720 रुपये उसकी जो है फ़ीस लग जाएगी। और इसके साथ एक और एडिशनल कॉस्ट लगेगी 50 रुपीज़, जो कि आपकी कॉस्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म होगी हर एक स्ट्रीम के लिए। ठीक है, 50 रुपये आपकी लग जाएगी। तो ये फ़ीस डिटेल आपकी जो है रहेगी यहाँ पे, मैंने आपको बता दी। ये फ्रेश एडमिशन के लिए। अगर किसको TOC वगैरह की फ़ीस जाननी है या फिर ऑन डिमांड एक एग्जामिनेशन अलग से होता है उनकी फ़ीस जाननी है तो वो जाके वेबसाइट से चेक कर सकता है। इंस्ट्रक्शंस की बात करें तो ये आपको इंस्ट्रक्शन फॉलो करने होंगे अगर आप एडमिशन लेते हो क्लास 10th या 12th के अंदर NIS से। आफ्टर सक्सेसफुल सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर एडमिशन ऑफ स्ट्रीम 1 ब्लॉक 1 यू विल गेट कंफर्मेशन ऑन योर ईमेल एड्रेस एंड मोबाइल नंबर सबमिटेड ड्यूरिंग द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस।
अगर आप रजिस्टर करते हो अपने आप को, तो जब फॉर्म को सबमिट करोगे, यहाँ पे फीस पेमेंट की बात नहीं हो रही, फॉर्म को जब सबमिट करोगे सारी डिटेल भर के, तो आपको एक कंफर्मेशन मिल जाएगा ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर पे, जिसके अंदर आपका आईडी और यूज़र नेम और पासवर्ड होगा। ठीक है, तो आप उसको लॉगिन करके कभी भी पेमेंट कर सकते हो। यू कैन मेक द पेमेंट ड्यूरिंग द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस और यू कैन मेक पेमेंट लेटर बाय लॉगिन इनटू स्टूडेंट पैनल यूजिंग यूज़र नेम एंड पासवर्ड। जैसे ही आप फॉर्म को रजिस्टर करते हो तो आपको एक यूज़र नेम और एक पासवर्ड मिल जाता है, तो आप पेमेंट उसको लॉगिन करके अपने पोर्टल को कभी भी कर सकते हो, या तो फिर आप नेक्स्ट करके उसी टाइम भी पेमेंट कर सकते हो। आफ्टर द सक्सेसफुल पेमेंट ऑफ एडमिशन फीस यू विल बी कम्युनिकेटेड थ्रू ईमेल विद पेमेंट रिसिप्ट। जैसे ही आप पेमेंट करते हो, एडमिशन फीस आपकी सारी पेमेंट हो जाती है, तो आपको पेमेंट रिसिप्ट मिल जाती है। ठीक है, ईमेल पे आपको मिल जाती है, उसको आप डाउनलोड कर सकते हो या फिर प्रिंट भी करवा सकते हो, और अगर नहीं किया तो भी आपको फिर डैशबोर्ड में भी वो मिल जाएगा पेमेंट। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है, स्टडी मटेरियल बुक्स फ्रॉम एनआईएस विल बी सेंड टू यू विद इन 15 वर्किंग डेज आफ्टर द रिसिप्ट ऑफ द पेमेंट टू एनआईएस। आपने जैसी पेमेंट कर दी उसके 15 दिन के अंदर, वर्किंग डेज के अंदर आपको स्टडी मटेरियल मिल जाता है। लेकिन मैं बोलूँगा ये नहीं होता है, रियलिटी में अगर देखें तो 15 दिन के अंदर नहीं आता है, काफ़ी वक्त लग जाता है, किसी का तो एग्ज़ाम के टाइम आ जाता है अभी, तो आपको खुद जाना पड़ता है ये पेमेंट रिसिप्ट लेके एनआईएस के रीजनल सेंटर, और वहाँ से बुक को ले आना पड़ता है। ठीक है, अगर आपकी पेमेंट रिसिप्ट निकल गई है तो आप सीधा जाके रीजनल सेंटर जाके बुक अपनी ले आ सकते हो। घर पे अगर आने का वेट करोगे तो भैया ये एग्ज़ाम के टाइम भी नहीं देंगे। यू डोंट हैव टू मेक एनी एडिशनल पेमेंट टू फॉर मटेरियल्स एंड बुक। भैया आपको कोई अलग से जो है एडिशनल पेमेंट नहीं करनी बुक्स के लिए, वो उसी के अंदर इंक्लूड है जो आपने फीस भरी है। आप पेमेंट रिसिप्ट दिखा के एनआईएस से बुक ले आ सकते हो। अब बात करें एडमिशन सक्सेसफुल हुआ है कि नहीं, वो आपको एसएमएस के अंदर आ जाएगा उसी टाइम। हो सकता है आप इसको 3-4 महीने लग जाए, आपके जो है डॉक्यूमेंट वो वेरीफाई करेंगे, और अगर कोई डिस्पेंडेंसी उनको मिलती है तो वो आपको मेल भी कर देंगे इसके अंदर। ठीक है, तो इसको जो है रजिस्टर होने में थोड़ा टाइम लगता है। जैसे ही आपका एडमिशन कंफर्म होता है तो आपका रोल नंबर वगैरह सब ईमेल या फिर एसएमएस के थ्रू दिखाया जाता है, और आप एडमिशन स्टेटस जाके अपने पोर्टल पे भी चेक कर सकते हो। ठीक है, After the successful verification of the requirement document photo uploaded during registration, you will get a confirmation on your email address and mobile number along with enrollment number। आपका उसी टाइम ही एनरोलमेंट नंबर आ जाता है अगर आपका एडमिशन कंफर्म हो गया, और कोई डॉक्यूमेंट में डिस्पेंडेंसी दिख जाती है तो आपको उसी टाइम ही एसएमएस में बता दिया जाता है। इसको 3-4 महीने लग जाते हैं मेरे हिसाब से, इसको 3-4 महीने लग जाते हैं एडमिशन को कंफर्म होने में। जल्दी भी हो सकता है और 3-4 महीने में नहीं हुआ तो भी टाइम भी लग सकता है। अगर आपका फिर एनरोलमेंट नंबर आ गया तो यू विल बी एबल टू प्रिंट डाउनलोड योर आइडेंटिटी कार्ड फ्रॉम योर डैशबोर्ड आफ्टर लॉगिन आफ्टर द एडमिशन इज कंफर्म एंड एनरोलमेंट नंबर इज जनरेटेड। जैसे ही आपका एनरोलमेंट नंबर आ जाता है आपके पास, आप अपना पोर्टल को लॉगिन करके वही यूज़र नेम और आईडी डाल के आप वहाँ से आइडेंटिटी कार्ड यानी कि अपना आईडी कार्ड डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे एक मैसेज लिखा हुआ है कीप विजिटिंग, ये वेबसाइट है अपडेट्स के लिए, और चेक यूर ईमेल एंड मोबाइल एसएमएस रेगुलरली फॉर अपडेट। अगर आप एडमिशन लेते हो तो रोज़ अपना ईमेल और एसएमएस अपडेट के लिए चेक करते रहो, और एनआईएस के अंदर जाके उनकी वेबसाइट के अंदर लॉगिन करके पोर्टल रोज़ अपडेट आप जाके एडमिशन कंफर्मेशन चेक कर सकते हो। ठीक है, तो ये रहा आपका एडमिशन सारा प्रोसेस। तो धन्यवाद दोस्तों मेरी वीडियो को एंड तक देखने के लिए। अगर आपको इस वीडियो में अच्छी एक इन्फॉर्मेशन मिली है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ उसको शेयर कर दीजिए। चलते हैं हम भी, हैव अ नाइस डे।